हेलो गाइस, मैं निशा अधिकारी और स्टूडेंट सर्कल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है और यह हमारा ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ है। यह पहला सीरीज़ है। सीरीज़ का पहला पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर में, कि ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें किसी भी सेंटेंस को शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है, ग्रामर की ज़रूरत होती है। वैसे ही जैसे हिंदी में ज़रूरत होती है, वैसे ही इंग्लिश में भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारा ग्रामर स्ट्रांग होगा, ग्रामर अच्छा होगा, तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे शुद्ध और तभी हम इंग्लिश अच्छा बोल पाएंगे। बेसिक लेवल से इसलिए हमें शुरू करना चाहिए ताकि हम आगे चल के कोई भी रटी रटाई चीज़ें ना पढ़े, याद ना करें, ताकि बोलने में फिर से दिक्कत हो, क्योंकि हमें कब क्या वर्ड बोलने होंगे, कब क्या वाक्य, क्या सेंटेंस बोलने होंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पूरा अच्छे से सीखना होगा बेसिक लेवल से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जैसे कि हिंदी में वर्ण और मात्राएं बहुत कुछ होते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में पूरे इंग्लिश ही किस पे बेस्ड है? अल्फ़ाबेट पे, लेटर्स पे ही बेस्ड है। हिंदी ग्रामर में बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि मात्राएं, क ख ग घ, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें नहीं है। अल्फ़ाबेट से ही बनते हैं। जैसे कि मैं अगर एक लिखती हूँ अपना ही नाम, जैसे कि निशा लिखी, तो ये भी तो अल्फ़ाबेट से ही बने हैं ना। कितने अल्फ़ाबेट से बने हैं? 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट से। तो ये एक वर्ड बन गया जो किससे बने? अल्फ़ाबेट से ही बने। उसी तरह आप जितने भी वर्ड ले ले दुनिया के, सभी किस चीज़ से बने हैं? लेटर्स से बने हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? हमारा अल्फ़ाबेट, A to Z तक, ये जो 26 होते हैं, 26 होते हैं नंबर में, इसी अल्फ़ाबेट से पूरा इंग्लिश का सब चीज़ खड़ा है। तो मेन बेसिक क्या हो गया? लेटर्स या अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट देखेंगे या लेटर्स देखेंगे, तो लेटर भी किस चीज़ से बने हैं? अल्फ़ाबेट से ही बने हैं। LETTERS, ये भी अल्फ़ाबेट से ही बने हैं। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट ये क्या बनाएंगे? अल्फ़ाबेट मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे ना। जैसे कि मैं एक वर्ड लेती हूँ, क्या लूँ? वॉच, WATCH, ये एक वर्ड बन गया। बना ना? ये किससे बना है? लेटर से बना है। 5 लेटर से मिलके ये क्या बन गया? वर्ड बन गया। ये लेटर से ही क्या बन गया? वर्ड बन गया। अब हम देखेंगे कि वर्ड मतलब लेटर्स का ग्रुप क्या हो गया? वर्ड हो गया। एक लेटर्स का ग्रुप क्या हो गया? जैसे कि हम लोग क्या, चाबियों का गुच्छा, बहुत सारे चाबियाँ मिलकर क्या बनाए? वो गुच्छा बनाए ना। उसी तरह लेटर्स का एक ग्रुप, वो क्या बनाएगा? वर्ड बनाएगा। जैसे वॉच, WATCH, ये क्या है? लेटर्स का एक ग्रुप है जो कि एक वर्ड क्रिएट कर रहा है, एक वर्ड बना रहा है। उसी तरह वर्ड का एक ग्रुप क्या बनाएगा? सेंटेंस बनाएगा। जैसे कि आई एम ए गर्ल, ये क्या है? लेटर्स अरेंज करके क्या बनाए हैं? वर्ड्स। AMM, ए गर्ल, ये क्या बना है? गर्ल क्या? वर्ड है, वर्ड। अब पूरा ये जो वर्ड का पूरा ग्रुप है, वो क्या बनाया? सेंटेंस। अब सेंटेंस का ही ग्रुप क्या होगा? स्पीच। जो हम लोग स्पीच देते हैं, वो क्या देते हैं? सेंटेंस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, सी इट्स, ये पूरा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जितना भी स्पीच देते हैं, फिर किसी के भी बारे में देते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में? वो सेंटेंस ही तो होता है, सेंटेंस ही रहता है। वो सेंटेंस का ही पूरा एक ग्रुप होता है। एक बड़ी सी पेज में हम लिख लेते हैं स्पीच, वही तो है स्पीच, जो सेंटेंस का ग्रुप है। इस तरह क्या हो गया? लेटर्स का ग्रुप क्या बनाया? वर्ड का ग्रुप क्या बनाया? सेंटेंस, और सेंटेंस का ग्रुप क्या बनाया? स्पीच। अब स्पीच को ही हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि पूरा स्पीच तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड है ना। नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, ये सब क्या है? सब एक पार्ट है, स्पीच का ही तो पार्ट है ना। हम लोग जितना भी स्पीच लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें क्या नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, ये सब क्या करते हैं? ये जोड़ कर ही ना बनाते हैं। मतलब स्पीच का ही टुकड़ा कर देना क्या हो जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब स्पीच का ही छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जिससे मिलकर स्पीच बने, क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले हम लोगों को लेटर्स से वर्ड से सेंटेंस, यहाँ तक आने पड़ेंगे।
इसलिए हम शुरू जब भी करते हैं इंग्लिश ग्रामर तो बहुत लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी इंग्लिश ग्रामर शुरू करना चाहिए तो या तो सेंटेंस से करना चाहिए या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करना चाहिए, ताकि हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाए, फाउंडेशन अच्छी तरह से तैयार हो जाए, जिससे कि हमें आगे चल के सेंटेंस मेकिंग में कोई भी दिक्कत ना हो और उसी के कारण हमें बोलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितने सारे टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, उसका मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ कि प्रत्येक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक आते हैं। इसके अलावा और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, उन सब का मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ। यहाँ पे नाउन को मैं यहाँ पे क्रॉस कर दी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नाउन नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये है ना कि कभी भी हमें नाउन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला हिस्सा है, नाउन उससे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा बेस अच्छे से नहीं बनता है। हमें क्या कभी भी स्टार्ट करनी चाहिए तो सेंटेंस से और या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जिससे कि हमारा बेस मजबूत हो जाता है। ये नाउन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ये हो गए। अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ये ग्रामर के टॉपिक। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आते हैं, वो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं की हूँ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस, स्पीच, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटीनेम, इडियम, फ्राजल वर्ब, एरर, ये सब हर एक एग्ज़ाम में आता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी, जेएसएससी, बीएड एंट्रेंस या फिर बैंकिंग, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि ये सब नहीं आते। ये हर एक एग्ज़ाम में कॉमन सिलेबस है, इसलिए मैं यहाँ ली हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, हम बेस, मैं अभी बताई कि नाउन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस अच्छे से नहीं बनेगा अगर नाउन से स्टार्ट करेंगे तो, इसलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब किसके किसके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, सब्जेक्ट के बीच और वर्ब के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट तो दो ही टाइप्स के होंगे ना, सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, इसके अलावा तो होंगे ही नहीं, तीसरा तो होगा नहीं, बस दो ही होगा, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या, वन और प्लूरल मतलब मोर देन वन, इसलिए सब्जेक्ट क्या होंगे, दो ही होंगे, दो से अधिक नहीं होंगे। अब ये सब्जेक्ट तो हमें क्लियर हो गया ना कि सब्जेक्ट क्या है, या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे। अब इसका और वर्ब इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, वही हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, देखिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी एक सेंटेंस में क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। मतलब क्या कि यहाँ जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय बन गया। क्या यहाँ पे हम आर लगा सकते हैं, और आर के हिसाब से क्या ही हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इज़ के हिसाब से आर नहीं लगा है, बल्कि इस ही के हिसाब से ही इज़ लगा है। मतलब क्या, ये जो ही है इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग ये इज़ लगा है, ना कि इस इज़ के अकॉर्डिंग ही लगा है। मतलब क्या, ये जो वर्ब है वो किस पे बेस्ड है, किस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे ही निर्भर करता है हमारा वर्ब, ना कि वर्ब पे निर्भर करता है सब्जेक्ट। ये याद रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। अब हम आगे देखेंगे एंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंड का कहाँ पे हम गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़, और कहाँ पे हम सही यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं कि
क्या कि एंड जहाँ भी होता है वहाँ क्या होता है कि वो प्लूरल ही होता है। एंड का यूज़ जहाँ भी होगा वहाँ वर्ब क्या डालना होता है, प्लूरल भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी हम देख लेंगे कि हम अक्सर गलती कहाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है रोहन, रोहन इज़ ए बॉय, रोहन इज़ ए बॉय। रोहन क्या है, सिंगुलर है। रोहन क्या है, सिंगुलर है। इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा कि रोहन इज़ अ बॉय। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है रोहन, वो क्या है, सिंगुलर है। इसलिए वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर ही हुआ, सिंगुलर ही हुआ हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। लेकिन अब हम देखेंगे एंड, जब रोहन एंड दिव्या या फिर कोई भी आप ले लेंगे, आई एंड यू कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ रोहन एंड दिव्या के जगह में, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, प्लूरल बन गया। क्या बन गया, प्लूरल बन गया। क्योंकि यहाँ पे रोहन एक और दिव्या दो, ये दोनों मिलके क्या बना लिए, प्लूरल बना लिए। तो इसके साथ क्या लगा हमारा वर्ब, प्लूरल लगा, आर। रोहन एंड दिव्या आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि रोहन और दिव्या ये दोनों क्या बना रहे हैं, प्लूरल। क्योंकि मोर देन वन, वन से ज़्यादा है, दो हैं, ये प्लूरल हो गए, इसलिए इसके साथ क्या लगा, आर लगा। ये तो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ये तो जान होती है एग्ज़ाम की। अब हम यहाँ देखेंगे कि राम एंड नोट हिज पेरेंट। अब यहाँ ध्यान देंगे ना कि राम एंड नोट, यहाँ पे ना नोट लगा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे। राम एंड नोट हिज पेरेंट्स, अब यहाँ पे इज़ लगेगा कि आर लगेगा, गोइंग टू रांची। यहाँ पे बहुत कोई बोलेंगे कि राम एंड हिज पेरेंट्स मतलब एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, मतलब प्लूरल हो जा रहा है, तो आर लगाएंगे। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे आर नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में यही गलती करके आते हैं, ये नोट को ध्यान नहीं देते हैं, इसको वो ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन इसको अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि एक नोट हमारा क्वेश्चन गलत कर देता है। यहाँ पे राम एंड नोट है, एंड क्या है, एंड नोट है, ये एंड नोट है, ये बस नोट नहीं है, याद रखेंगे ये एंड नोट है। क्या है, एंड नोट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, राम एंड नोट हिज पेरेंट्स ब्लैंक गोइंग टू रांची। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आर नहीं लगेगा, यहाँ पे इज़ लगेगा। क्यों, क्योंकि एंड नोट है। एंड नोट के साथ, एंड नोट जब भी रहता है ना, तो हम फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राम है ना फर्स्ट सब्जेक्ट, तो इस राम के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि हिज पेरेंट्स के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राम एंड नोट हिज पेरेंट्स, राम लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं। गोइंग टू रांची मतलब सिर्फ राम जा रहा है रांची, उसके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इज़ लगा। क्योंकि मैंने अभी पहले ही बता चुकी, अभी ही बताई जस्ट, कि यहाँ पे एंड नोट है। क्या है, एंड नोट है, आप लोग ध्यान देंगे, एंड नोट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एंड नोट है, इसलिए यहाँ जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेंगे। क्या लगेंगे, पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, नोट हिज पेरेंट, एंड नोट है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, उसके मम्मी पापा का कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे रोल, बस राम जा रहा है रांची, बस राम जा रहा है, इसलिए राम के ही अनुसार, राम के ही अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। इसलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। एंड ये तो पता है कि, अब ये ध्यान देंगे कि सिर्फ एंड रहेगा, सिर्फ एंड जोड़ेगा क्या होगा, तब प्लूरल होगा। लेकिन एंड नोट रहेगा तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही उसमें वर्ब लगेगा। अब हम आगे के एग्जाम्पल देखते हैं कि आई एंड नोट माई ब्रदर ब्लैंक गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। अब इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि आई एंड नोट माई ब्रदर, आई एंड नोट माई ब्रदर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, आई एंड नोट माई ब्रदर, आई एंड नोट माई ब्रदर है यहाँ पे भी देखेंगे कि एंड नोट है, माई ब्रदर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, इज़ आर अदर। अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इज़ मैं अभी बताई कि किसके अनुसार लगता है, फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगता है, उसके अनुसार लगता है। तो इसमें क्या है, आई है, क्या है, पहला जो
पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगता है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। मैं अभी बताई थी ना, जैसे कि क्या था वहाँ, राम एंड हिज पेरेंट्स, तो राम के अकॉर्डिंग लगा था इज़। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पहले आई है, यहाँ आई के अकॉर्डिंग लगेगा। आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, मतलब इस भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन में अदर रहेगा, तो अदर टिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एम लग रहा है, एम लग रहा है, क्योंकि आई पहला सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो आई है, आई के साथ क्या लगता है, एम। हाँ, ये बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि आई एंड नोट माई ब्रदर एम गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, लेकिन हाँ यही होता है सही। इस पर आप लोग गड़बड़ ना करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पे एम लगेंगे। ऑप्शन में ऐसा इज़ आर अदर कन्फ्यूज़ करने के लिए रहा, तो आप लोग अदर ही टिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ब्रेड एंड बटर, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगेगा, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, जी हाँ यहाँ पे इज़ लगेगा। लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ब्रेड और बटर क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है। ब्रेड भी अलग चीज़ है और बटर भी अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें इज़ लगेगा माई ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जो आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या उसमें ब्रेड को अलग सूखा खा लेते हैं और बटर को अलग पी जाते हैं, जी नहीं। आप लोग दोनों को पहले ब्रेड लेते हैं, ब्रेड में बटर लगाते हैं, फिर और एक ब्रेड चिपकाते हैं, फिर खाते हैं, दोनों को क्या करते हैं, साथ में ही खाते हैं। इसलिए इस पर क्या लगेगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, ब्रेड एंड बटर को माई ब्रेकफास्ट में सिंगुलर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों को एक साथ खाते हैं, इसलिए दोनों की काउंटिंग क्या होगी, एक साथ होगी, एक साथ माना जाएगा। मतलब ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्रेड को हम लोग अलग से नहीं खा लेते हैं और बटर को पीते नहीं, दोनों को साथ में खाते हैं चिपका कर एक ही साथ, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ इज़ लगेगा, इसलिए सिंगुलर में आएगा, ना कि प्लूरल में। लेकिन अगर हम ब्रेड एंड बटर ब्लैंक बॉट फ्रॉम साहू जी शॉप, अब मान लीजिए कि आप लोग कोई दुकान से खरीद रहे हैं ना ब्रेड एंड बटर, तो क्या वो चिपका के आप लोग तो नहीं खरीद रहे हैं, साहू जी का कोई भी एक किराना शॉप है वहाँ सब खरीद नहीं रहे हैं कि दोनों को चिपका के खाने के लिए, नहीं। आप लोग अलग अलग पैकेट, जैसे कि गेहूं वाला ब्रेड दो या फिर मैदा वाला ब्रेड दो, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, मीठा वाला ब्रेड, ऐसे ही वाला ब्रेड अलग अलग होता है, तो आप ब्रेड अलग लेते हैं, ब्रेड अलग लेते हैं। उसी तरह बटर भी आप अलग लेते हैं, अमूल का लेते हैं या फिर अलग ब्रांड का लेते हैं, वो अलग पैकेट में क्या देता है, ब्रेड अलग देता है और बटर अलग देता है। दोनों आप लोग क्या अलग अलग लेते हैं, जैसे ब्रेड का एक पैकेट लिए, अमूल का कुछ एक पैकेट लिए, ठीक है ना, तो दोनों क्या दुकान से ख़रीदा जाता है, दोनों अलग अलग ख़रीदा जाता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, क्या होंगे, दोनों अलग अलग काउंट होंगे। इसलिए इसमें क्या लगेगा, आर, और उसमें क्या लगा, इज़, क्योंकि वो दोनों एक साथ खाया जाता है, दोनों का यूज़ जो होता है वो एक साथ होता है, हो गया। उसी तरह अगर मैं अलग कुछ एग्जांपल लूँ, तो आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो राजमा चावल लेते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि राजमा दो, फिर क्या बोलते हैं कि राजमा दो और चावल भी दो, ऐसा नहीं कहते हैं आप लोग। हम लोग क्या बोलते हैं कि राजमा चावल, एक प्लेट राजमा चावल, ऐसा कहते हैं। इसलिए राजमा चावल जब खाने में यूज़ होंगे तब उस क्या हो जाएगा, सिंगुलर में आएगा, मतलब इज़ लगेगा। जैसे कि राजमा चावल इज़ माई फेवरेट फूड, ये आ जाएगा, क्या इज़ लगेगा। लेकिन अगर आप दुकान से ख़रीदने जा रहे हैं तो क्या वो एक प्लेट खरीद रहे हैं, नहीं, आप लोग एक राजमा अलग खरीद रहे हैं और चावल क्या अलग खरीद रहे हैं, 1 केजी चावल, हाफ केजी राजमा, ये आप लोग अलग खरीद रहे हैं नाप तोल के, इसलिए वो दुकान से खरीद रहे हैं, तब फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लूरल में। उसी तरह आपका और भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि चावल करी या जितने सारे भी एग्जांपल जो जोड़ जोड़ के आते हैं, अगर उसको अलग, जैसे बैलगाड़ी का बुलॉक कार्ट जो है, अगर आप लोग दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर में हो जाएगा। लेकिन अगर बुलॉक को अगर आप चरने के लिए वो भेज दे रहे, चरने के लिए अलग जा रहा, और कार्ट अगर अलग जगह में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उसमें आर लगेंगे। अब हम देखेंगे डेजिग्नेशन फार्मूला। ये डेजिग्नेशन फार्मूला देखते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि द डॉक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, द लगा हुआ है, मतलब द डॉक्टर, एक ही चीज़ का सिंगुलर का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज़। लेकिन अगर डॉक्टर की जगह में डॉक्टर्स होते तो क्या हो जाता, वहाँ पे
आर हो जाता, यहाँ वहाँ पे आर हो जाता। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर द डॉक्टर एंड नर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल ब्लैंक गॉड फॉर मी, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। बहुत बोलेंगे यहाँ पे आर होगा, जी नहीं, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। कैसे देखते हैं, द डॉक्टर एंड नर्स, द किसके साथ लगा हुआ है, आर्टिकल पहला वाला के साथ लगा हुआ है। पहला वाला सब्जेक्ट के साथ जब द लगा हुआ होता है और दूसरे वाले के साथ नहीं होता है, तब दोनों जो दो डेजिग्नेशन है, जैसे कि डॉक्टर एक डेजिग्नेशन है और नर्स एक डेजिग्नेशन है, दोनों की काउंटिंग एक ही की जाती है, तब दोनों को एक ही माना जाता है। जैसे कि अगर बैंडेज दो अलग अलग हैं लेकिन इसको एक ही माना जाता है, जैसे कि आपको बैंडेज पट्टी भी डॉक्टर कर रहे हैं और इंजेक्शन भी डॉक्टर ही दे रहे हैं, मतलब दोनों क्या होंगे, सेम, दोनों को सेम ही माना जाएगा, डॉक्टर और नर्स को। क्यों, ये एक ट्रिक से याद रखेंगे दिमाग में कि जब पहला डेजिग्नेशन के साथ द लगा हुआ रहेगा, आर्टिकल लगा हुआ रहेगा, आर्टिकल जो लगा हुआ रहेगा वो पहला डेजिग्नेशन के साथ लगा हुआ रहेगा और दूसरा के साथ नहीं लगा हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप लोग पहला जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट के अनुसार, पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, ना कि दूसरे के, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ का यूज़ होगा, ना कि आर का यूज़ होगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ये पता है कि डॉक्टर और नर्स दो डिफरेंट डेजिग्नेशन है, लेकिन जो आर्टिकल है वो सिर्फ किसके साथ लगा हुआ है, फर्स्ट वाला के साथ, और दूसरा वाला के साथ नहीं लगा हुआ है। मतलब दोनों के लिए क्या सेम काम कर रहा है, इसलिए उसको दोनों डेजिग्नेशन के लिए ही क्या करेंगे, दोनों डेजिग्नेशन को सेम पर्सन, एक ही पर्सन को हम लोग दोनों डेजिग्नेशन मान लेंगे और वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला हमारा है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये आप लोग याद रखेंगे, सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़े अलग हो जा रहे हैं। लेकिन अगर और एक चीज़ याद रखेंगे नोट में कि डॉक्टर और नर्स, जैसे कि द डॉक्टर एंड द नर्स होगा, दोनों में आर्टिकल डिफरेंट अलग अलग दोनों के लिए आर्टिकल का यूज़ होगा, तब क्या माना जाएगा, वर्ब को प्लूरल माना जाएगा। वर्ब को क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, मैं बहुत सारा क्वेश्चन देखी हूँ प्रीवियस ईयर का, उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं, इससे रिलेटेड, डेजिग्नेशन फार्मूला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और हम कन्फ्यूज़ होकर गलत करके आते हैं। लेकिन अब गलत नहीं करेंगे आप लोग। अगर दोनों के साथ, दोनों डेजिग्नेशन के साथ आर्टिकल होगा, ध्यान देंगे, दोनों डेजिग्नेशन के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ होगा तब वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वर्ब प्लूरल हो जाएगा और उसमें किस चीज़ का यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा। जैसे कि आप लोग भी ऐसा क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, तब देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, बटर ब्रेड वाला, बुलक कार्ट वाला, द प्रिंसिपल एंड टीचर वाला, नर्स डॉक्टर वाला। यहाँ पे अब ध्यान देंगे कि देखिए, द प्रिंसिपल एंड टीचर है, मतलब प्रिंसिपल, अगर टीचर एक पढ़ाता है लेकिन इसमें दोनों को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल भी पढ़ाता है मानेंगे हम, दोनों को ही क्या, दोनों डेजिग्नेशन डिफरेंट डेजिग्नेशन दो हैं लेकिन हम मानेंगे क्या, एक ही हैं। मतलब ये दोनों क्या है, एक है, और हम इस पर क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज़। क्यों, क्योंकि मैं अभी बताई कि पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगता है हमारा क्या, वर्ब, ना कि दूसरा वाला डेजिग्नेशन से। पहला वाला सब्जेक्ट, पहला वाला डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगेगा। तो पहला डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही क्या लगा, इज़ लगा। लेकिन अगर द प्रिंसिपल एंड द टीचर हो जाएगा तब यहाँ पे क्या मानेंगे, तब यहाँ पे हम मानेंगे दो डेजिग्नेशन डिफरेंस। अगर आर्टिकल नहीं रहता था तो हम एक मानते थे ना, लेकिन यहाँ पे दो डेजिग्नेशन है। पहला तो है हमारा प्रिंसिपल, पहला क्या है हमारा प्रिंसिपल, और दूसरा क्या है, द टीचर है। दोनों में मतलब दो अलग अलग डेजिग्नेशन यहाँ पे माना जाएगा, प्रिंसिपल को अलग और टीचर को अलग माना जाएगा। तो प्रिंसिपल हो गया एक, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ भी आर्टिकल है और टीचर के साथ भी आर्टिकल है, दोनों के साथ ही दो आर्टिकल है, मतलब टीचर को अलग माना जाएगा और प्रिंसिपल को अलग माना जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, प्रिंसिपल 1 और टीचर 2, टोटल कितने हो गए, 2, इसलिए ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, इच वाला कॉन्सेप्ट।
देखते हैं इच। इच हम लोगों को पता है इच सिंगुलर नाउन में होता है, सिंगुलर केस में होता है, लेकिन आज हम ना इच का दो केस देखेंगे, सिंगुलर केस भी देखेंगे और प्लूरल केस भी देखेंगे, जिससे हम बोलना जब सीखेंगे, जब इंग्लिश हम बोलना सीखेंगे, स्पीकिंग सीखेंगे, कैसे बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश, तब हमारा क्या हो जाएगा ना कि गलती नहीं होगा। जैसे हिंदी का ग्रामर पढ़ाई तो शुद्ध होती गया ना, उसी तरह ये भी बोलना हमारा प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, देसी घी के जैसा। अब देखेंगे इच सिंगुलर केस में। पहले क्या देखेंगे? सिंगुलर केस में इच देखेंगे, सिंगुलर वर्ब। एवरी, जैसे कि पता है कि एवरी, एवरी क्या, एवरी के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। इच, इच के साथ भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। इच के साथ भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। उसी तरह क्या एवरी के साथ भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। और अगर दोनों रहे, इच एंड एवरी एक ही सेंटेंस में एक ही साथ रहे, तब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। और अगर इच एंड एवरी ये भी रहे, तो ये तीनों के कॉन्सेप्ट में भी क्या लगेंगे? सिंगुलर वर्ब ही लगेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि इच बॉय ऑफ दिस क्लास ब्लैंक इंटेलिजेंट, ऐसा क्वेश्चन बनता है। इच बॉय ऑफ दिस क्लास ब्लैंक इंटेलिजेंट, क्या होगा? इज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इच। और अभी बताइए कि इच वाला केस में क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। एवरी वाला केस में भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। और दोनों साथ में हो तो भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब भी। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एवरी गर्ल, देखिए यहाँ पे क्या है? एवरी गर्ल है। एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास ब्लैंक ब्यूटीफुल, मतलब क्या एवरी है, यहाँ पे भी ना एवरी है, क्या हो जाएगा? इसमें भी इज हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे कि इच एंड एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास ब्लैंक, एंड कुछ भी रहे, इंटेलिजेंट रहे या फिर कुछ भी रहे, स्मार्ट रहे, जो भी रहे, वहाँ पे वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे क्या होगा? इज ही होगा, क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट में ही, ये तीनों कॉन्सेप्ट में ही क्या होंगे? सिंगुलर वर्ब होंगे। और अगर इच बॉय एंड डिफरेंट हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो, जैसे कि, और इच एक ही के साथ लगा हो, इच क्या लगा हो? एक ही के साथ लगा, जैसे कि इच यहीं पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, दोनों के साथ लगा हुआ है, जैसे इच बॉय एंड इच गर्ल, इच बॉय एंड इच गर्ल, तब भी क्या लगेंगे? इज ही लगेंगे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से क्या आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं। इच क्या आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ऐसे भी होंगे, तब भी क्या लगेंगे? इज ही लगेंगे। अब मैं आप लोगों को आगे एक आइडेंटिफिकेशन का ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से याद रख पाएंगे। अब हम देखेंगे कि प्लूरल केस में कैसे होता है। वी के साथ क्या लगा हुआ है? इच। उसके बाद देखिए पहले यहाँ पे इच आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे वी के बाद आया इच, ट्राइंग टू प्रूव हिम इनोसेंट, या फिर यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। इसके साथ क्या लगेगा? जी नहीं, यहाँ पे इज नहीं लगेगा, इसमें आर लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। अब मैं आपको आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताती हूँ। जब भी नाउन या प्रोनाउन के पहले इच है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना, 50 ही क्यों ना हो, 40 ही क्यों ना लगे इच, वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन से लेकिन पहले आए, नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, इच कहाँ आए? नाउन या प्रोनाउन से इच पहले आए, तब वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। और अगर इच नाउन या प्रोनाउन के बाद आए, इच कहाँ आए? नाउन या प्रोनाउन के बाद आए, तब हमेशा वर्ब क्या होगा? प्लूरल ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे वी के साथ इच लगा हुआ था ना, वी के साथ क्या लगा हुआ था? वी के बाद में इच था, वी पहले था, उसके बाद में इच था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? आर लगा। उसी तरह इसमें क्या था? इच देखिए प्रोनाउन या नाउन के पहले, सब नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा हुआ रहता है, तो क्या लगता है? इज लगता है। यहाँ से क्लियर हो गया इच वाला केस। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि दे के बाद इच हो, तब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। वी के बाद भी इच हो, तब भी प्लूरल होगा। उसी तरह राम एंड श्याम के बाद इच हो, तब भी वो प्लूरल होगा। लेकिन इच अगर पहले होता, तब क्या होगा? वहाँ सिंगुलर होगा। यहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इच का। अब मैं एवरीडे के क्लास में जितना भी क्लास लूँगी, सीरीज़ लूँगी, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों को एक एक ट्रिक्स दूँगी। प्रत्येक दिन एक एक ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आप लोगों
का जो ये इंग्लिश ग्रामर है या फिर इंग्लिश बोलना सीखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़, और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर ट्रिक्स देखेंगे यहाँ पे। नाउन के साथ जब एस या ई एस लगता है, नाउन के साथ जब एस या ई एस लगता है तो वो नाउन क्या हो जाता है, जब सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर नाउन के साथ जब एस या ई एस लगता है तब वो क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन में बदल जाता है। जैसे कि देखिए एक नाउन है बुक, नाउन है ना, उसमें एस लग गया, ये क्या हो गया, बुक्स बन गया। मतलब सिंगुलर नाउन में एस लगा तो वो क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। उसी तरह सिंगुलर नाउन में ई एस, क्योंकि हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल जब बचपन में सीखते थे तो पढ़े थे ना, बहुत सारे रूल होते हैं, एस लगाना, ई एस लगाना, वो सब होते हैं। अब यहाँ पे बेंच के साथ, बेंच जो कि एक नाउन है उसके साथ ई एस, ये पता है ना, बचपन में पढ़े थे, जिसमें सी एच लास्ट में होता है तब उसमें ई एस लगता है, ऐसा बहुत सारे रूल होते हैं। बेंच में क्या लगा, ई एस लगा तो ये प्लूरल बन गया बेंचेस। अब हम देखेंगे इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं, अगर भर्ब में एस या ई एस लगा दे, भर्ब में एस या ई एस लगा दे तब वो क्या बन जाता है, सिंगुलर भर्ब बन जाता है। जैसे वॉक, वॉक में क्या प्लस एस कर दिए तो वॉक्स, गो में ई एस डाल दिए तो गोज। तो ये हो गए हमारे नाउन, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का ट्रिक और भर्ब से सिंगुलर भर्ब बनाने का ट्रिक, जो कि हम अक्सर टेंस पढ़ेंगे उसमें यूज़ करेंगे या फिर सेंटेंस मेकिंग में भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि टेंस के बिना तो सेंटेंस मेकिंग होता नहीं है ना, क्योंकि हम नहीं बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी लंबी वीडियो हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे और मैं भी थक गई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट मुझे अपनी ओर से करना हो तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।